नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की यह बुक समरी आप सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक और लाइफ चेंजिंग साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी इन हिंदी में शेयर करने वाले हैं। पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं, बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसों को गंवा देता है, वही कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्थी बन सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी समझने के लिए पहले एक कहानी के माध्यम से इसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है। बुक के ऑथर एक होटल में काम करते थे, जहां एक टेक्नोलॉजी पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं, बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसों को गंवा देता है, वही कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्थी बन सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी समझने के लिए पहले एक कहानी के माध्यम से इसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है। बुक के ऑथर एक होटल में काम करते थे, जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव फ्रीक्वेंटली आता था। वो एक जीनियस था जिसने यंग एज में बहुत सी कंपनीज बनाई, उसे बेच भी दी। उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही स्टूपिड था। वो हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियां लेकर घूमता था, फिर बिना शराब पिए और शराब पीकर अपने अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी, जब उसने अपने दोस्त को बहुत से पैसों की गड्डियां देकर कहा उसे गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करवाने के लिए। फिर वो अपने दोस्तों के साथ समंदर के पास गया, जिसमें उसने एक गेम खेला, जिसमें जो गोल्ड कॉइन को समंदर में ज्यादा दूर तक फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि उसका यह बिहेवियर कितने समय तक चला होगा। ज्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद पता चला कैसे वो बैंकरप्ट हो गया। इस कहानी के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं, जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वो एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। यह साधारण आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा, तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के समय उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ रुपए थी, जिसमें से उसने 15 करोड़ रुपए अपने सौतेले बच्चों को और वही 43 करोड़ रुपए चैरिटी में दे दिए। अब एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाले सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे कहां से आए? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वो तो एक साधारण जीवन जीता था। जितने पैसे बचा सकता था उसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगाकर भूल जाता था। फिर कई दशकों बाद कंपाउंडिंग के पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेटवर्थ बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, इसकी जरूरत है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकरप्ट हो जाता है। दूसरा एक सफाई कर्मचारी ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के बावजूद करोड़पति बन जाता है। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं लॉटरी टिकट का। अमेरिकन जनता मूवीज, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्टिंग इवेंट्स और बुक्स के कंबाइंड अमाउंट से ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? न अमीर न मिडिल क्लास, बस गरीब लोग। वो गरीब लोग जो इतने गरीब हैं जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो 30 से 35 हजार अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे गरीब लोग वहाँ पर सालाना 30 से 35 ऐसा क्या फाइनेंशियल सेंस लॉटरी टिकट खरीदने का बनता है? वो पैसा जो इमरजेंसी के समय उनके काम आ सकता है, उससे वो लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। क्या यह फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? आप शायद कहेंगे नहीं,
यह क्रेजीनेस है, लेकिन जो आपको और हमको क्रेजी लगता है वो गरीब आदमी के लिए रैशनल और वाइज डिसीजन है। कैसे, उसके लिए ऑथर गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी खरीदता है, वो कहता है हम लोग जो महीने में कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, सेविंग्स की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती, बहुत ज्यादा सैलरी, वोकेशंस, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब हमसे बहुत दूर हैं। उतना ही कि हम अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। यह सब हमारे लिए सपना है। इन सपनों को जो मिडिल क्लास और अमीर जी रहे होते हैं, ऐसे सपने को साकार होने के चांसेस हमें सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदकर और लॉटरी लगने पर ही लगते हैं। लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। आपको यह क्रेजी लगेगा क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वो बहुत से लोगों को आसानी से मिला हुआ है। आप में से तो बहुत से लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते। इस कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं, गरीब हो, मिडिल क्लास या रिच, ज्यादातर मनी रिलेटेड डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल की शीट पर वर्किंग करके नहीं, इंसान के अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस और इमोशन से प्रभावित होकर लेता है। जो मैं डिसीजन लूंगा वो आपको क्रेजी लग सकता है, जो आप डिसीजन ले वो मुझे क्रेजी लग सकता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस पर डिपेंड करती है। आप अपने इमोशंस, सर्कमस्टांसेस और कैलकुलेशन को साथ में रखते हुए पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। लक एंड रिस्क, बिल गेट्स की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अगर आप बिल गेट्स और उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआती की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग में एक बार जरूर विजिट करें। बिल गेट्स साल 1968 में जब एक स्कूल में पढ़ते थे तो उसी समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट्स थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन पूरी दुनिया में द लेकसाइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से एक था जिसमें उस समय कंप्यूटर था। स्कूल के पास इतना पैसा और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलेन लाखों करोड़ों बच्चों में से एक थे। वो लकी स्टूडेंट जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने यह बात ऑन रिकॉर्ड भी कही है, अगर उनका स्कूल लेकसाइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे बिल गेट्स के सक्सेस होने के, लेकिन लक उनमें से एक था। बिल गेट्स के एक और दोस्त केंट एवंस की बात करते हैं। केंट एवंस बिल गेट्स और पॉल एलर के बेहतरीन दोस्त थे। उनके सभी कंप्यूटर एडवेंचर के पार्टनर थे। बिल गेट्स का कहना है अगर केंट एवंस ने स्कूल खत्म किया होता तो वो निश्चित माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडिंग पार्टनर होते, लेकिन केंट एवंस ने स्कूल खत्म ही नहीं किया। केंट एवंस स्कूल में ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। उन्होंने वो रिस्क फेस किया जो लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है। माउंटेनियरिंग में लाखों लोग जाते हैं, लेकिन मरता लाखों में से एक ही है। ऑथर लक और रिस्क का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से सिखाते हैं। बिल गेट्स और केंट एवंस बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटीज रखते थे। जहां बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक बने जिन्होंने हद से ज्यादा सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वहीं केंट एवंस लाखों लोगों में से वो एक इंसान बने जिन्हें लक का बिल्कुल ऑपोजिट रिस्क को फेस करना पड़ा। जहां शुरुआत एक साथ हुई थी, वहीं लक और रिस्क के कारण डायरेक्शन और फाइनल आउटकम्स बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। यहाँ कहानी का मतलब यह नहीं है कि बिल गेट्स की अपार सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत थी। किस्मत के अलावा और भी बहुत फैक्टर्स है, लेकिन यह कहना उचित होगा आपके एफर्ट्स अलावा भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि आउटकम क्या होगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं भी होते। आपको सिर्फ इस बात पर विश्वास रखना है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत सफल हो जाओ तो यह मत मान बैठो आपने जो डिसीजन लिए वो सब सही रहे, तभी आप सफल हुए। आगे भी वैसा ही होगा। अगर आप फाइनेंशियल फेलियर का सामना करो तो यह मत मान लो जो आपने डिसीजन लिए सब गलत थे, इसलिए आप असफल हुए।
सफल होते समय भी आपके डिसीजन, हार्डवर्क के साथ बहुत सारे फैक्टर्स थे। जो आपके असफल होने पर भी आपके डिसीजन, हार्डवर्क के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स थे। सफल होने पर भी कॉन्शियसली आगे बढ़ते रहो। असफल होने पर भी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चलो, जब तक सभी फैक्टर्स आपके फेवर में आकर आपको सफलता न दिला सकी। मनी से रिलेटेड तीसरी सॉफ्ट स्किल को बताने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ, जो एक अनाथ थे। ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहने के बावजूद 40 साल की उम्र में रजत, आपको सिर्फ इस बात पर विश्वास रखना है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत सफल हो जाओ तो यह मत मान बैठो आपने जो डिसीजन लिए वो सब सही रहे, तभी आप सफल हुए। आगे भी वैसा ही होगा। अगर आप फाइनेंशियल फेलियर का सामना करो तो यह मत मान लो जो आपने डिसीजन लिए सब गलत थे, इसलिए आप असफल हुए। सफल होते समय भी आपके डिसीजन, हार्डवर्क के साथ बहुत सारे फैक्टर्स थे। जो आपके असफल होने पर भी आपके डिसीजन, हार्डवर्क के अलावा गुप्ता दुनिया सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी के सीईओ बने। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल रोल में भी वह रहे। साल 2008 में उनकी नेटवर्थ करीब $100 मिलियन थी। उतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि अगर इतने पैसों को बैंक में रखकर उसकी इंटरेस्ट इनकम भी आए तो 50,000 रुपए प्रति घंटे बिना कुछ किए कमाए जा सकते हैं, वो भी 24 घंटे हर रोज। लेकिन यह भी उनके लिए काफी नहीं था। करोड़पति से बहुत ही डेस्परेटली अरबपति बनना चाहते थे। उस समय वो गोल्डमैन सैक्स, जो दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए। अपने अरबपति बनने के डेस्परेशन में इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी उन्होंने सैटिस्फैक्शन न होने के कारण ऐसा काम किया जिसने उनकी इतने सालों की रेप्यूटेशन को मिट्टी में मिला दिया। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह के लिए दोषी पाया गया। दोषी करार होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग जिसका मतलब था ऐसी इंफॉर्मेशन जो उन्हें बोर्ड मीटिंग में मिलती थी, जो कॉन्फिडेंशियल होती थी, उसे उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बेचा। ऑथर रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ यह प्रॉब्लम होती है। एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वो दूसरा फाइनेंशियल गेन के लिए बेचा। ऑथर रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ यह प्रॉब्लम होती है। एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वो दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति, कुछ भी उनके लिए इनफ नहीं होता। यह इनफ शब्द बहुत मायने रखता है। यह बताता है कि इंसान को फाइनेंशियली एक गोल पोस्ट बनाना चाहिए। ऐसा गोल पोस्ट जिसमें आपकी सभी नीड्स और रीजनेबल वांट्स पूरी हो सके। इसके बाद सब लालच है जो आपका पीस ऑफ माइंड खराब कर सकता है। तो सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल है कि आप इनफ की डेफिनेशन जरूर बनाएं। उसके बाद रुक जाएं। पैसे से ज्यादा अपने परिवार और अपनी सुख शांति को ज्यादा महत्व थे। ऐसा गोल पोस्ट जिसमें आपकी सभी नीड्स और रीजनेबल वांट्स पूरी हो सके। इसके बाद सब लालच है जो आपका पीस ऑफ माइंड खराब कर सकता है। तो सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल है कि आप इनफ की डेफिनेशन जरूर बनाएं। उसके बाद रुक जाएं। पैसे से ज्यादा अपने परिवार और अपनी सुख शांति को ज्यादा महत्व थे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी समरी इन हिंदी, चैप्टर 1 नो वंस क्रेजी। हर व्यक्ति जिंदगी में सोचता है कि वो क्रेजी नहीं है और वो मनी के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए कुछ लोग शेयर्स में पैसा लगा देते हैं, तो कुछ प्रोविडेंट फंड में। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकलते हैं, तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इसका मतलब है हर किसी की पैसे के बारे में सोच अलग है, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि अपनी लिमिट समझें। उन लोगों को देखें जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद पैसे बनाए हैं। देखें आखिर उन्होंने क्या किया है और उनसे प्रेरणा लें। चैप्टर 2 लक और रिस्क। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसों के मामले में लकी होते हैं, जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं।
लेकिन दोस्तों, लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते। दूसरा तरीका होता है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 से 5 वाली जॉब में पिसते रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस लगाकर अपने बॉस खुद बन जाते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेस डूब जाते हैं। इसलिए रिस्क वाला रिस्क न लें, बल्कि बहुत सोच विचार करके और प्लानिंग के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लें। चैप्टर 3 नेवर इनफ। यह बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है। बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी इनफ नहीं लगता। महंगी गाड़ियां और बंगले आदि होने के बाद वे चाहते हैं कि उनके आइलैंड भी हों। अपने लालच में वे ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का? मल्या का एग्जाम्पल तो आपने देखा ही है। इसलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा, मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ रहूंगा और चैरिटी करूंगा। इस तरह से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनकी गुडविल से पैसा और बढ़ जाता है। चैप्टर 4 कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग। सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने थे, लेकिन उनकी संपत्ति 5-10 नहीं पूरे 75 साल में इतनी हुई है। वे उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हों। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाया था। चैप्टर 5 गेटिंग वेल्थी वीएस स्टेइंग वेल्थी। बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद उसे खो भी देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी। न तो उन्होंने एफडी करवाई, न पीपीएफ में लगाया, न ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, बल्कि अंधाधुंध खर्च करते गए। उन्हें लगा उनका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए पैसे की समझ विकसित करना बहुत जरूर है। चैप्टर 6 टेल्स यू विन। अगर एक बार सिक्का उछालो तो जरूरी नहीं कि आप जीत जाओगे, लेकिन उसे बार बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप सफल हो जाओगे। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहो। पहली बार में ही सफलता नहीं मिलती। अगर बिजनेस पहली बार फेल हो गया हो तो फिर से ट्राई करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक सफल न हो जाओ। ऐसे ही अगर आपका ब्लॉग है तो तब तक लिखते रहो जब तक वो सफल न हो जाए। फिर चाहे 1 साल लग जाए या 2 साल, लगे रहो। चैप्टर 7 अंडरस्कोर फ्रीडम। असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आजादी दे। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन दिन भर खपते रहते हैं। उनके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। ऐसा पैसा किसी भी काम का नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। यह अजीब बात है। जब भी हम किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं, वाह कितनी कूल गाड़ी है। हम कभी भी उसके मालिक की तारीफ नहीं करते और यह नहीं कहते, वाह कितना कूल व्यक्ति है। ऐसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम भी ऐसी महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो लोग सिर्फ गाड़ी की तारीफ करेंगे, हमारी नहीं। हमसे वे केवल ईर्ष्या करेंगे। इसलिए मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे इतना न भागें। अगर ज्यादा पैसा है तो उससे नए एक्सपीरियंसेस हासिल करें, किसी की हेल्प करें, कहीं घूमने जाएं आदि, जिनसे आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छी मेमोरीज बन जाएंगी। और यही असली खुशी का राज है। चैप्टर 9 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अमीरी वो है जो नजर आती है, जैसे महंगी गाड़ियाँ, बंगले, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन वेल्थ नजर नहीं आती, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि। अगर आपके दोस्त ने जिसकी इनकम आपके जितनी ही है 10 लाख की कार ली है तो देखने से वो अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास अब आपकी तुलना में 10 लाख कम होंगे। इसलिए वेल्थी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं। चैप्टर 10 सेव मनी। बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं उन्हें बचत करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वो जो सोचते हैं वे बचत नहीं कर सकते। तीसरे वो जो बचत करते हैं। वक्त के साथ साथ तीसरे बहुत वेल्थी बन जाते हैं। उनका बुढ़ापा आराम से कटता है, लेकिन बाकी उम्र भर तंगहाली का जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे स्वभाव से बहुत कड़वे भी हो जाते हैं।
इसलिए आज से ही बचत करना सीखें और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करें। चैप्टर 11 रीजनेबल और रैशनल। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं के दौरान हर किसी से एरर हो सकता है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गलती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश रखें। सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट न कर दें। वॉरेन बुफे ने कहा है, कैश इज द किंग। यस बैंक का शेयर जब गिरा था तो बहुत से इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के पास कैश बचा था। उन्होंने गिरे हुए दाम पर शेयर खरीद लिए और एवरेज कर लिया है कि कुछ कर ही नहीं पाते। वे रैशनल होने के चक्कर में हर चीज में परफेक्शन लाने की सोचते हैं। थोड़ी सी भी कमी रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा करने के बजाय आप यह देखें कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा या नहीं। लाखों कमाने वाले ब्लॉग के बारे में सोचते रहने से अच्छा है कि शुरू में हजारों कमाने वाला ब्लॉग लगा लिया जाए, फिर चाहे उसमें कोई कमी ही क्यों न रह गई हो। एक बार आप पहला ब्लॉग लगा लें, उसके बाद उससे जो थोड़ी इनकम होगी उसे इन्वेस्ट करके दूसरा ब्लॉग शुरू कर लें। ऐसे ही स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनमें हर महीने उतर चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में वे प्रॉफिट ही देते हैं। चैप्टर 12 सरप्राइज। इंसान को जिंदगी में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही पैसे को लेकर भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना के पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया और सारा मार्केट धड़ाम से गिर गया। बहुत से लोगों को लॉस हुआ, लेकिन बाद में फिर से मार्केट ऊपर चला गया था। ऐसे ही किसी कंपनी को जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हो और उसमें कोई घोटाला कर दे तो वो डूब जाती है और आपका पैसा भी डूब सकता है। इसलिए हमेशा चौकन्ने रहें। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर। पैसा कमाने के आपके मार्क्स तो बहुत कम थे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर निर्भर नहीं होता। आप जब चाहें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर लाखों करोड़ों कमा सकता है। जैसे कुल्हड़ कंपनी के ओनर सिर्फ चाय की फ्रेंचाइज लगाकर करोड़ों कमा रहे हैं। इतना तो डॉक्टर्स भी नहीं कमाते। और चाय बेचने के लिए आपके मार्क्स किस काम आते हैं? इसलिए समाज ने जो अनाप शनाप आपके दिमाग में भर रखा है उसे बाहर निकाल दें, असली किताबें पढ़ें और नया ज्ञान हासिल करें। इस YouTube चैनल पर बहुत सी काम की किताबों की समरी मिल जाएगी, तो उन्हें जरूर पढ़ें। चैप्टर 15 नथिंग्स फ्री। पैसे से ही पैसा बनता है, फ्री में कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए। इससे उनका नुकसान काम हो गया, इसलिए बुरे समय के लिए कुछ फंड जरूर रखें। चैप्टर 14 यू चेंज। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। शरारती बच्चा आगे चलकर एक जिम्मेवार इंसान भी बन जाता है और शरीफ बाद में बदमाश भी बन सकता है। ऐसे ही जो भी सपने और गोल हमने आज बनाए हैं, हो सकता है वे पूरे न हों, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। अपने पास्ट में न जीते रहें। यह न सोचें कि स्कूल या कॉलेज में बहुत से सुपरस्टार कभी छोटी मोटी जॉब करते थे, उस पैसे से ही उन्होंने उचित ट्रेनिंग ली और पोर्टफोलियो आदि बनवाए। ऐसे ही बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। शुरू में ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कुछ हजार में ही शुरू हो सके, बाद में उसे स्केल अप कर सकते हैं। चैप्टर 16 यू और मी। पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता, आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो भी आपको दूसरों से डील करना। चैप्टर 18 व्हेन यू बिलीव एनीथिंग। हमारी कॉग्निशन यानी समझने की शक्ति में हमेशा एरर होता है। जैसे बहुत से लोग जो न्यूज में सुनते हैं उसे सच ही मान लेते हैं, जबकि उसमें से ज्यादातर चीजें मैनिपुलेट की गई होती हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर्स में कई बार कंपनीज गलत लेख भी पब्लिश करवा देती हैं, ताकि लोग उनके शेयर खरीद सकें। बाद में वे डूब जाते हैं। इसलिए हर चीज पर आंख बंद कर विश्वास न करें। खुद सीखना होगा। जितना आप मी को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही दूसरे यानी यू को भी दें। दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। उनके सामने अपनी ईगो न दिखाएं, तभी वे आपके लिए दिल से काम करेंगे। चैप्टर 17 द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म।
आशावादी होना अच्छा है। हर कोई हमें ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहता है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म किसी काम का नहीं होता। ये हमें ले भी डूबता है। कोई बच्चा पढ़ाई न करे लेकिन आशा रखे कि पास हो जाएगा, तो क्या ऐसा होगा? अगर किसी में टैलेंट न हो और बॉलीवुड चला जाए तो क्या होप के भरोसे सफल हो पाएगा? इसलिए पेसिमिज्म भी जरूरी है। यह देखें कि कौन सा काम मुश्किल है या आसानी से नहीं होगा, फिर उसमें अपनी स्किल डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करें। इसलिए ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चलें, तभी सफल होंगे। कंपनी की बैलेंस शीट आदि डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करें। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में ऊपर दिए गए चैप्टर्स को समराइज किया गया है और कुछ टिप्स दिए गए हैं। हमेशा हम्बल रहें, ईगो न पालें। ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लें जिनसे आपको मेंटल पीस मिले। टाइम की पावर को समझें। एकदम से कोई रिच नहीं बनता। फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखें। कभी हिम्मत न हारें। इन्वेस्टमेंट की आदत बनाएं। रिच होते हुए भी साधु की तरह शांत रहे। चैप्टर 20 कन्फेशंस, द साइकोलॉजी ऑफ मनी समरी इन हिंदी। इस चैप्टर में ऑथर ने यंग लोगों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। पूरी सैलरी मौज मस्ती में न उड़ा दें। हमेशा अपने खर्चे कम रखें। लो कॉस्ट चीजों में खुशी ढूंढें, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, हॉबीज आदि। कभी भी कर्ज लेकर घर न खरीदें। पहले उसकी एफडी करके कुछ सालों तक बढ़ने दें। रिच होते हुए भी साधु की तरह शांत रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आपको ऑडियो बुक समरी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको अगली ऑडियो बुक समरी कौन सी बुक पर चाहिए।